इस फोटो को देखिए, यह है इंडिया का पहला रॉकेट। 1963 में इस रॉकेट को लॉन्च साइट तक साइकिल से ले जाया गया था और ऐसे शुरू हुई थी इंडिया की स्पेस जर्नी। जिस समय सिर्फ यूएसए, फ्रांस, रशिया जैसे बड़े बड़े नेशंस ही स्पेस के बारे में सोचा करते थे, उस समय इंडिया जो कि रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ था, चाइना से एक वॉर में डिफीट मिली थी, इकोनॉमिक इश्यूज थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना नहीं था, उन्होंने अपना स्पेस प्रोग्राम जब लॉन्च किया तो पूरा वर्ल्ड एक शॉक में आ गया। बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स इंडिया ने 1963 में अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया और आज हमारे चंद्रयान 3 ने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, जो कि वर्ल्ड में सिर्फ 3 नेशंस यूएसए, रशिया और चाइना कर पाए हैं। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं इंडिया की स्पेस जर्नी पर। साइकिल से स्पेसशिप्स तक का ये सफर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सीट बेल्ट बांधकर बैठ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शुरू कीजिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में यूएसए और रशिया के बीच में छिड़ी थी एक कोल्ड वॉर, जिसका एक रिजल्ट था स्पेस वॉर। स्पेस में जाने की रेस से छिड़ गई थी यूएसए और रशिया में, और दोनों नेशंस अपनी अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे थे, किसी तरह से अपने सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने की, अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की। और इसी कड़ी में रशिया ने पहल करते हुए अपना पहला सैटेलाइट 1957 में स्पेस में लॉन्च किया था, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। और इंडिया ने भी स्पेस रेस को बहुत जल्दी ही कैच कर लिया। 1961 में पहली बार एक स्पेस एजेंसी का आइडिया फ्लोट हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसके हेड होमी जहांगीर भाभा हुआ करते थे, उन्हीं की देखरेख में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में एक स्पेस एजेंसी सेटअप की गई और उसका जिम्मा दिया गया विक्रम साराभाई को। इस एजेंसी का नाम था इंकोस्पार, यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इंकोस्पार के बनने के 1 साल बाद नासा से एक बड़ी हेल्प मिली। नासा ने इंडिया के कुछ इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को अपने यहाँ पे ट्रेन किया और उनको एक रॉकेट दिया जिसका नाम था नाइकी अपाचे रॉकेट, और इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए कहा। हालांकि ये एक ट्रायल लॉन्च था और इससे कुछ भी सिग्निफिकेंट अचीव नहीं होना था, मगर फिर भी ये लॉन्च इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी लॉन्च के बेसिस पर आगे ये एजेंसी काम करेगी या नहीं करेगी, टिकेगी या नहीं टिकेगी, ये डिपेंड करता था। तो इंकोस्पार के ये यंग साइंटिस्ट, जिसमें विक्रम साराभाई और हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, इन्होंने पहले एक लॉन्च साइट ढूंढी जहां से ये रॉकेट लॉन्च किया जाए। और इस लॉन्च साइट के लिए केरला का एक फिशिंग विलेज सेलेक्ट किया गया जिसका नाम था थुम्बा। इस विलेज को इसलिए सेलेक्ट किया गया था क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर के काफी नजदीक था। मैग्नेटिक इक्वेटर अर्थ पर वो लाइन होती है जहां पर अगर हम एक मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे, तो वो एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगी और ऊपर या नीचे एक की तरफ टिल्ट नहीं करेगी। और थुम्बा के इसी ज्योग्राफिकल एडवांटेज का फायदा लेना चाहते थे ये यंग साइंटिस्ट। मगर जिस जगह से वो ये लॉन्च करना चाहते थे उसके बीच में था एक चर्च, और दूसरी बड़ी समस्या थी कि इस चर्च के लोगों को कन्विंस करना, इसके पादरी को कन्विंस करना और ये जगह लॉन्च साइट के लिए खाली करवाना। जब चर्च के फादर ने सारे विलेजर्स को इकट्ठा करके एक मीटिंग बुलाई और कहा कि ये चर्च इंडिया के एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट के काम आने वाला है, तो सारे विलेजर्स ने खुशी खुशी इस चर्च की जमीन को लॉन्च साइट के लिए दे दिया। और ऐसे सेटअप हुआ इंडिया का पहला लॉन्च साइट। और उस समय इंकोस्पार के पास में एक ही व्हीकल हुआ करता था जो काफी बिजी रहता था इधर उधर माल ले जाने या फिर लोगों को लाने ले जाने में। इस कारण रॉकेट को साइकिल पर लाद कर ये लोग लॉन्च साइट तक लेके गए और वहां जाकर असेंबल किया। और 21 नवंबर 1963 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई के प्रेजेंस में ये रॉकेट लॉन्च किया गया। उस दिन विक्रम साराभाई की लीडरशिप में सभी यंग साइंटिस्ट ने एक सपना देखा कि इंडिया का खुद का एक रॉकेट डेवलप करना है। रॉकेट्स को टेक्निकल टर्म में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स कहा जाता है। ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को हम प्लेन की तरह समझ सकते हैं, जिसके अंदर सवारी यानी कि सैटेलाइट बिठाए जाएंगे जिन्हें वो आउटर स्पेस में छोड़ कर आएंगे। यानी रॉकेट्स सिर्फ लाने ले जाने का काम करते हैं, असली चीज तो अंदर सैटेलाइट है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैटेलाइट बनाना कंपैरेटिवली आसान है बजाय इसके कि एक रॉकेट बनाया जाए, क्योंकि सैटेलाइट्स तो सिर्फ आउटर स्पेस में बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शंस के अर्थ के अराउंड चक्कर लगाते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं, मगर रॉकेट्स को अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को पार करके बहुत ही लंबी डिस्टेंस तय करनी पड़ती है स्पेस में जाने के लिए। 1969 में इंकोस्पार का नाम चेंज करके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किया गया और इसे एक एस्टेब्लिश्ड बॉडी बना दिया गया। हालांकि इसरो कॉन्स्टेंटली काम कर रहा था एक रॉकेट बनाने पर, मगर इतनी जल्दी हमें रॉकेट बनाने की सफलता नहीं मिली थी। रॉकेट बनाने से पहले इंडिया ने अपना सैटेलाइट बना लिया था जिसका नाम था आर्यभट्ट। 1975 में इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट एक रशियन रॉकेट के अंदर लॉन्च किया था। और इसी तरह से एक बार फिर 1979 में भास्कर 1 नाम का एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया था रशियन स्पेस रॉकेट में। मगर इंडिया को खुद की सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी डेवलप करने और एक रॉकेट बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। 1979 में ही इंडिया ने अपना पहला इंडिजिनस रॉकेट SLV-3
टेस्ट किया था, मगर एक फॉल्टी वाल्व के कारण लगभग 350 सेकंड में ही ये रॉकेट नीचे गिर गया और बे ऑफ बंगाल में जा गिरा। मगर इस फेलियर के बाद में इसरो ने हार नहीं मानी। 1980 में एक बार फिर से इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में कुछ मॉडिफिकेशंस करके इसे फिर से लॉन्च किया गया और इस बार इस SLV-3 ने रोहिणी 1 नाम के सैटेलाइट को सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में एस्टैब्लिश किया। अपने दम पर इंडिजिनस रॉकेट से इंडिजिनस सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने के बाद में इंडिया वर्ल्ड की 7th कंट्री बन गया जो अपने आप सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। अब इधर पूरे वर्ल्ड में बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ था कि 1980s के बाद में वर्ल्ड को सैटेलाइट्स की इंपॉर्टेंस का पता लगने लगा था और रिमोट सेंसिंग के लिए, सर्वेलेंस के लिए, मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए हर कंट्री अपना कोई ना कोई सैटेलाइट USA और रशिया के पास ले जाती थी लॉन्च करवाने के लिए। बट जल्दी ही इंडिया भी इस एलीट क्लब में शामिल होने वाला था जो दूसरी कंट्रीज के लिए सैटेलाइट लॉन्च करके देगा। 1990 में इसरो ने एक और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप किया जिसका नाम था PSLV। हालांकि ये PSLV भी 2 या 3 बार अनसक्सेसफुल हुआ था, मगर इसके बाद में ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसने 50 से भी ज्यादा सक्सेसफुल फ्लाइट्स किए और हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया है, इंक्लूडिंग अदर कंट्री सैटेलाइट्स। अब PSLV डेवलप करने के बाद में इंडिया में एक और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट डेवलप करने की बात चलने लगी जिसका नाम था GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV की जरूरत थी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हुए एक चक्कर एग्जैक्टली 24 घंटे में पूरा करते हैं, जो कि अर्थ की रोटेशन स्पीड के बराबर है। यानी कि अगर अर्थ पे खड़े होकर देखा जाए तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा एक ही पॉइंट पर आसमान में नजर आएगा क्योंकि वो अर्थ के साथ में सेम स्पीड में घूम रहा है। बट ऐसे सैटेलाइट्स की ऑर्बिट काफी ऊंची होती है, अर्थ से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर, और इतनी दूर किसी सैटेलाइट को एस्टैब्लिश करने के लिए एक बहुत बड़ा रॉकेट चाहिए जिसके अंदर बहुत सारा फ्यूल आना चाहिए और इसीलिए डेवलप किया गया था GSLV को। GSLV डेवलप करने के बाद में इसरो का एक बड़ा अचीवमेंट था खुद का एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप करना। 1990s के बाद में इंडिया और रशिया के रिलेशंस काफी अच्छे हो गए थे और USA के रिलेशंस पाकिस्तान से काफी अच्छे थे, जिस कारण USA और इंडिया के बीच में टकरार बनी रहती थी। 1999 में जब कारगिल वॉर हुई तब USA ने इंडिया को अपना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS सिस्टम यूज करने से मना कर दिया, जिस कारण इंडिया को जरूरत हुई एक खुद का GPS सिस्टम डेवलप करने की और इसरो ने इस सिस्टम को डेवलप किया। इस सिस्टम का नाम रखा गया नाविक। अब आजादी के लगभग 50 साल तक यानी 2000s तक इसरो ने केवल सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में भेजने का काम किया था। हमने अर्थ के अराउंड के स्पेस के ऊपर कभी वेंचर नहीं किया था और 2003 के बाद में ये वेंचर होना स्टार्ट हुआ। कई सारे नए प्रोजेक्ट्स खुलने लगे, ह्यूमंस को स्पेस में भेजने की बात होने लगी, मून पर, मार्स पर जाने की बात होने लगी और 2008 में पहला मिशन मून पर जाने के लिए लॉन्च किया गया जिसका नाम था चंद्रयान-1। चंद्रयान-1 का ऑब्जेक्टिव था अर्थ से मून की तरफ एक रॉकेट भेजना जिसके अंदर एक सैटेलाइट था जो मून के अराउंड रिवॉल्व करेगा। इस सैटेलाइट के अंदर से एक इंपैक्ट लैंडर मून की तरफ फेंका गया था जिसने मून के सरफेस पर इंपैक्ट लैंड करके कई सारी डिस्कवरीज की। ये मिशन काफी सक्सेसफुल हुआ था और काफी सारे कारणों के कारण फेमस हुआ, जिसमें सबसे बड़ा कारण था इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इस मिशन का बजट काफी कम था। दूसरा कारण था कि इंडिया ने अपने पहले अटेम्प्ट में मून पर सक्सेसफुली एक मिशन कंप्लीट किया था और कुछ चंद्र कंट्रीज में वो आ गया था जो मून पर जा चुके हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण था कि चंद्रयान-1 से जो लैंडर निकला था जिसने इंपैक्ट लैंडिंग की थी मून पर, उसने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी। दरअसल मून पर कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहां तक कभी सनलाइट पहुंची नहीं, कई सारे क्रेटर्स हैं और मून का साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहां ये माना जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि वहां पर पानी के होने की संभावना है। चंद्रयान-1 का ये इंपैक्ट लैंडर इसी साउथ पोल पर गया था और इस साउथ पोल पर इंपैक्ट करने से पहले इसने कई सारी फोटोज रिवील की और उन फोटोज से ये डिस्कवरी हुई कि मून पर पानी है और मून के सरफेस पर पहली बार पानी के होने के प्रूफ देना वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। अपने सक्सेस की कड़ी को इसरो ने कंटिन्यू रखा 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च करके, जिसे फेमसली लोग मंगलयान भी बोलते हैं। इस बार मून पर नहीं, मार्स पर एक रॉकेट भेजा गया। इस रॉकेट के अंदर से निकला एक सैटेलाइट जिसने मार्स के अराउंड चक्कर लगाया। इस बार फिर इंडिया ने सक्सेसफुली पहले अटेम्प्ट में मार्स पर एक मिशन कंप्लीट किया। 2013 में जब मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया, उसी समय एक मूवी आई थी जो स्पेस से रिलेटेड थी, हॉलीवुड मूवी थी। इसका नाम था ग्रेविटी। इस ग्रेविटी मूवी का बजट इंडिया के मार्स ऑर्बिटर मिशन के बजट से भी ज्यादा था। इतने कम कॉस्ट में इंडिया ने मार्स पर एक सैटेलाइट भेज दिया था। इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून छापा था, एक सार्कास्टिक कमेंट करते हुए इंडिया पर, जिसमें दिखाया गया था कि एक गांव वाला एक विलेजर है जो एलिट स्पेस क्लब में शामिल होना चाहता है। इस कार्टून का काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था इंडिया में, मगर इसका सही जवाब दिया गया 2017 में। 2017 में इसरो ने एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने एक ही रॉकेट से
से एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की, वो भी अपने नहीं दूसरी कंट्रीज के, इंक्लूडिंग यूएसए एंड सिंगापुर। इसरो अब एक रिलायबल एंटिटी बन चुका था, जिसके पास सारे नेशंस अपने सैटेलाइट्स ला रहे थे लॉन्च करवाने के लिए, क्योंकि इसरो कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ रिलायबल भी था। और जब इंडिया ने ये रिकॉर्ड बनाया 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का, तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स के उस कार्टून का जवाब इस कार्टून से दिया। इसके बाद 2019 में मून पर लैंड करने के लिए चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिसका पर्पस था मून पर एक लैंडर भेजना, जिसके अंदर से एक रोवर निकलता, जिसका नाम था प्रज्ञान रोवर, जो मून के सरफेस पर ट्रैवल करता, डेटा इकट्ठा करता और साइंटिफिक रिसर्च करता। अर्थ से सक्सेसफुली चंद्रयान 2 लॉन्च हो गया था, मून के अराउंड रोटेशन एस्टेब्लिश हो गया था, मगर विक्रम लैंडर जब मून पर लैंड करने वाला था, उसके कुछ सेकंड्स पहले वो एक क्रेटर में क्रैश कर गया। बट इस फेलियर से इसरो ने हार नहीं मानी। एक बार फिर से चंद्रयान 3 को कई सारे मॉडिफिकेशंस और सॉफ्टवेयर अपडेट्स करने के बाद में लॉन्च किया गया। इस बार फिर से उसमें से निकला विक्रम लैंडर, जिसने मून के सरफेस पर सक्सेसफुली लैंडिंग की और अपने मिशन को एग्जीक्यूट किया। इंडिया के इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद में इंडिया उन 4 नेशंस में शामिल हो चुका है जो मून पर लैंड कर चुके हैं। ये नेशंस हैं यूएसए, रशिया, चाइना और इंडिया। ये मिशन इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है। इससे न सिर्फ कई सारी टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज होंगी, बल्कि इंडिया का एक वर्ल्ड में डोमिनेंस भी आएगा। इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज स्ट्रांग होंगे, दूसरी कंट्रीज इंडिया को एक भरोसे की नजर से देखेंगी। इंडिया में स्पेस इंडस्ट्री डेवलप होगी, दूसरी कंट्रीज और सैटेलाइट्स हमारे पास लॉन्च करने के लिए लाएंगी और इंडिया की इनकम बढ़ेगी। और इस बार करवा चौथ पर या ईद पर जब हम चांद को देखेंगे तो कुछ ज्यादा ही अपना सा लगेगा, क्योंकि इस बार चांद पर तिरंगा भी होगा। तो दोस्तों, ये थी इसरो की अब तक की जर्नी। इंडिया ने सिर्फ स्पेस ही नहीं, आजादी के बाद में कई सारे सेक्टर्स में कई गुना इंप्रूवमेंट्स किया। इंडिया की आजादी से लेकर आज तक के अचीवमेंट्स को मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है, ये वीडियो जरूर देखिए। इसरो के लिए बहुत अच्छी अच्छी तारीफें कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं चलता हूँ अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।